टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो कहीं अगर समझ में नहीं आए, आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, बड़ी बहन को क्षमा करना, पूछ लेना कि दीदी ये समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। तो राजस्थान में लगातार प्रगति होती रही, माइंस बनाते रहे, और यहाँ का जिस तरह का क्लाइमेट है, तो यहाँ पहले एराइड और सेमी एराइड टाइप की सॉइल हुआ करती थी। एराइड सॉइल क्या होती है, जो बायोलॉजी वाले हो तो समझ रहे हैं, जो नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ। जो मिट्टी होती है, कोई भी मैटर होता है, जैसे ये पदार्थ है, ये कड़क क्यों है, क्योंकि इसके जितने भी अणु है, एटम्स है, वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। वो जितनी ज़्यादा फोर्स से इंटैक्ट रहेंगे ना, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हमारा टफ है। पानी जो होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स अणु है, वो थोड़ा दूर दूर होते तो हिलता है। हवा के और दूर होते तो हमें महसूस नहीं होती है। एराइड और सेमी एराइड सॉइल में क्या होता है, ये मिट्टी के जो अणु होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटैक्ट नहीं होते, जिसके कारण इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नॉर्मल मिट्टी से थोड़ी कम होती है। आपके यहाँ कितनी भी बारिश हो जाए, वो पानी राजस्थान में टिकेगा नहीं। रीजन क्या, पानी बह जाता है, नीचे चला जाता है। चट्टाने हैं, एराइड सॉइल है, फिर नीचे चट्टाने हैं, भूमि के नीचे चला जाता है। भूमि के नीचे बहुत पानी, पर वो बहुत नीचे है, चट्टानों के नीचे। तो लगातार जब खनन होता गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रमोशन होता गया, तो कुछ व्यक्ति, ज़्यादा नहीं, 2%, 1% भी ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में, जो स्वार्थ निर्वहन के लिए ये भूल जाते हैं कि हमें प्रकृति का कितना हम वो कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं प्रकृति के साथ। जैसे डाई इंडस्ट्री, तो हमारे यहाँ पहले नेचुरल डाई हुआ करती थी, उससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता था। फिर सिंथेटिक डाई आई। अब सिंथेटिक डाई में भी चाइनीज डाई आ गई, चाइना वाले। एक बार लोगों को लगता है कि एक बार हमने कपड़ा खरीद लिया, वो 10 साल तक चलना चाहिए, उसका रंग नहीं उड़ना चाहिए। तो ऐसी सिंथेटिक डाई बनाने के लिए चाइना से इंपोर्ट करते हैं, कपड़े को रंगा, हटा दिया। अब वो पानी जिसमें डाल के उन्होंने रंगा था, वो अंत में कहाँ जाता है, नदी में जाता है या भूमि में जाता है। जब ये प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक होने लगी, तो लेड और जिंक, ये तो पहले हमारे ज़मीन में ज़्यादा था। फिर ये जो सारी डाइज होती है, कैडमियम, आर्सेनिक, इस तरह के हैवी मेटल्स होते हैं, धीरे 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 इनका डिपोजिशन सॉइल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हालात ये हो गए हैं कि आप सभी लोग, क्योंकि परिवार के हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, गुरु जी से भी जुड़े हुए हैं, जैसा खाए अन्य वैसा हो ना, ये तो जब सभी जानते हैं। तो एक समय में जब सांकानेर की सब्जियां, फल, राजस्थान की सब्जियां बाहर एक्सपोर्ट होती थी, अब वो बंद हो गया, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स आ गए। ये हैवी मेटल्स क्या करते हैं, हमारे डीएनए का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अल्टरेशन करके म्यूटेशन कर देते हैं, और कई तरह की बीमारियां करते हैं। जैसे अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, जिसमें पेट में छाले हो जाते हैं, लोगों की आयु कम होने लगी है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं। इसके पीछे रीज़न हम जो खाना खा रहे हैं वो है। और खाने में हम डायरेक्टली वनस्पति को दोष नहीं दे सकते। वनस्पति क्या करती है, फिलोथेरेपी एक्टिविटी होती है, उसमें आप मिट्टी में जो कुछ भी डालोगे वो सीधे वनस्पति में, पानी में आ जाएगा। पुराने समय में जब खेती होती थी, तो कई बार किसान एक साथ 2 तरह की खेती करते थे। जैसे अगर बड़े पेड़ हैं तो उनके साथ छोटे छोटे हल्दी के, या अभी भी गांव में जो लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ही पता होगा, तो वो क्या करते थे, आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर देते थे। जो बड़े पेड़ को आवश्यकता होती थी, छोटा पेड़ वो उसको देता था, छोटे पेड़ को जो आवश्यकता होती थी, वो बड़ा पेड़ उसको देता था। ये प्रैक्टिस बंद हो गई। जब लगातार हैवी मेटल डिपोजिशन हुआ, माइनिंग ज़्यादा बढ़ गई, मिट्टी खोदने लगे ना, खड्डा होने लगा, तो अब क्या हुआ, उर्वरकता मिट्टी की कम हुई। खाना तो चाहिए, जिंदा रहना है, हम बेसिक नीड की बात करें, हमें जिंदा रहना है, परिवार के लिए खाना चाहिए, समाज के लिए खाना चाहिए, देश के लिए खाना चाहिए। तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने फर्टिलाइजर्स डालना स्टार्ट कर दिया। अब फर्टिलाइजर्स में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स स्लोली काम करता है, कि धीरे धीरे। प्राकृतिक चीज़ें हमेशा स्लो होती है, अनलेस उसमें मेरे जैसा कोई पागल आके मैनिपुलेशन ना करता है, वो चीज़ें स्लो होती हैं। तो अब जब वो स्लो होने लगी तो पैदावार कम होने लगी। बगल वाले खेत में तो केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स में पैदावार बढ़ गई। तो किसान को क्या लगता है, क्षणिक लाभ के लिए, सारे किसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक दो कुछ जो व्यापारिक दृष्टि से खेती करते हैं, क्षणिक लाभ के लिए उन्होंने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले। अब मिट्टी में प्रेशर और बढ़ गया। अब आप स्वयं को मृदा की जगह रख के देखिए, पहले तो आप एराइड सॉइल, पहले मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर है, फिर यहाँ की जलवायु, बारिश कम हो रही है, उसके बाद खनन हो रहा है लगातार, तो सॉइल का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन जिसको हम कहते हैं। सॉइल इरोजन को हिंदी में बच्चे बताएं।
बाद आपने उसमें डाइस डाल दी तो हैवी मेटल का कंपोजिशन बढ़ गया, जो बचा कुछ रह गया था आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दी, तो मिट्टी में पैदावार करने की क्षमता खत्म हो गई। अगर ये और 4-5 साल चला तो हमारे पास सिर्फ रेगिस्तान, हमारे पास मिट्टी नहीं होगी। तो हम एक स्वर्णिम भारत की स्थापना कैसे रख सकते हैं किसी रेगिस्तान में जहाँ पे पैदावार ही नहीं होगी। हमारे जितने भी चावल हैं या फल हैं आते हैं, या आप गेहूँ जो खाते हैं उनको फोर्टिफाई करती है गवर्नमेंट का एक नियम है, मैम सर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे बाद में। वो हमारे आपके जो चावल है उसमें प्रोटीन बचा ही नहीं है, उसमें विटामिन ए बचा ही नहीं है, हमारे टमाटरों में विटामिन सी होता ही नहीं है। गाजर आप खाते हैं वो आपको फ़ायदा करने से ज़्यादा नुकसान करती है। और वही सारी औषधियाँ, वही सारा खाना हमारे पशु खाते हैं, फिर दूध आता है, वो दूध हम पीते हैं। और बच्चे आजकल के छोटे छोटे बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, उनके पीछे रीज़न क्या है? यही सारी हैवी मेथड। तो एक प्रयास किया गया है हमारे द्वारा, भैया इसमें मदद कर, आप लोगों का इसमें बहुत सहयोग होगा। हमने एक बैक्टीरियल कल्चर डेवलप किया, ये गाय के गोबर से निकाला है। अब सब मेरे भाई बहन यूनिवर्सिटी, गाय के गोबर में उर्वरकता होती है। पुराने समय में ये धीरे धीरे होता था, जैसे मैंने बोला धीरे ही होता है, आगे मेरे जैसा कोई नहीं आ जाए आगे सर फिरा कि नहीं मेरे को तो जल्दी करना, इतना पेशेंस नहीं है। तो उस बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया गया है जेनेटिकली रूप पे। अब एक बैक्टीरिया तो ये काम कर नहीं सकता, आपको बड़े स्तर पे काम करना है, तो हमने ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज निकाले जो कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, जिंक, ये जो हैवी मेटल्स हैं, जो डाइज है, उसको डिग्रेड कर देता है। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये जब सर्वाइव करता है तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, जो कुछ भी उसके पास आता है उसको खाता है। सेल मेम्ब्रेन होती है, दिमाग आँखें इसमें होती नहीं, तो ऐसे करके उसको एनक्लोज करता है। एनक्लोज करने के बाद एक सर्टेन तरह के एंजाइम सीक्रेट करता है। वो एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स को, हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करेंगे, कोई भी चीज़ एक केमिकल फार्मूला होती है, केमिकल फार्मूले में केमिकल बॉन्डिंग्स होती है। कितने लोग हैं केमिस्ट्री के यहाँ पे पढ़ा? केमिस्ट्री पढ़ी ना, मैक्सिमम में समझना है। साइंस 11 तक तो इतना तो पढ़ा है ना केमिस्ट्री वाली। तो ये सब बॉन्डिंग होती है, एटॉमिक बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बैंड के थ्रू जुड़ता है। ये क्या करता है बैक्टीरिया? ये एंजाइम सीक्रेट करता है, वो एंजाइम उस बॉन्ड को तोड़ देता है। अब अगर कोई डाई सी है, ठीक है, उसमें आपने लास्ट में आर्सेनिक जोड़ दिया, ये हमारा भूखा बैक्टीरिया क्या करेगा? आर्सेनिक के बॉन्ड को उसने तोड़ दिया। अब ये जो हैवी मेटल था, बड़ा कंपाउंड था, इसने उसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दिया। आर्सेनिक कहाँ जाएगा? वापस नीचे चला जाएगा, उसको यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और ये जो लंबी कार्बन चेन है, इसको 3 कार्बन 2 कार्बन या 1 कार्बन में इसने फ्री कर दिया। ये फ्री कार्बन 2 और 3 की चेन में ये क्या करते हैं? ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर से काम करते हैं। तो अब एक काम और करता है, जब इसने इसको तोड़ा तो मिट्टी में क्या किया? इसने कार्बन कंटेंट को बढ़ा दिया। एक काम से ये बैक्टीरिया अकेला तो रहता नहीं है, कि हमारी तरह सामाजिक प्राणी होते हैं कि भाई जहाँ मेरा कुटुंब होगा मैं वहीं रहूँगा, और बहुत जल्दी अपना कुटुंब बढ़ा देते हैं। तो ये लेयर बना देते हैं। उस लेयर के कारण जो मिट्टी के कण आसपास दूर हो रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसने किसने सुनी है? पानी। पानी क्या होता है? H2O होता है, ठीक है, पर ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन क्या करता है? उससे पार्शियल बॉन्ड बना देता है, जिसके कारण पानी जो है आपस में हम लोगों को ऐसे मिलता है, उड़ता नहीं है, भाप की तरह उड़ता नहीं है, पानी पानी की स्थिति, तरल स्थिति में रहता है। इसी तरह ये बैक्टीरिया क्या करता है? मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ देता है। तो जो सेमी एरॉइड सॉइल का डेजर्टिफिकेशन हो रहा था, सॉइल इरोजन हो रहा था, वो डिक्रीज हो जाता है। पहले वो फ्रीली जा रही थी, अब बैक्टीरिया ने उसको पकड़ लिया तो वो फ्रीली जा नहीं पाती। अब दूसरा काम क्या करेगा? इसने पकड़ लिया, उसने कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया, अब पानी गिरेगा, इसने चेन बना दिया, ठीक है, थिन लेयर होती है। आपने कभी प्याज को अगर छीला हो तो उसमें बहुत पतली सी एक लेयर होती है ना, उससे भी पतली लेयर वो बहुत सारी लेयर से बना देता है। तो पानी के जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो इसमें अटक जाते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है मिट्टी की वो बढ़ जाती है। अब आपने एक बार सिंचाई करी, पानी नीचे चला गया, हमारे यहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, पानी मिलता नहीं ऊपर, ये बैक्टीरिया उस पानी को इंटैक्ट कर लेता है अपनी सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के आसपास। तो मिट्टी में पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे पौधों को पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। 3 काम अच्छे कर लिए इसने। चौथा काम क्या करेगा? ये आर्सेनिक जो इसने साइड में किया था, जो हैवी मेटल इसने साइड में, हमारे यहाँ बारिश हो रही है या
नाइट्रोजन, सारी डाइज में नाइट्रोजन होता है, इससे नाइट्रोजन को भी तोड़ा। ये नाइट्रोजन, ये जब आप अगर कभी देखें जड़ों को, पौधों की जड़ों को, तो उसमें आपको नोड्यूल्स मिलेंगे, गांठों जैसी होती है, हर जड़ में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, इसमें डाल में ज़्यादा होता है। बाकी दूसरे में आप देखोगे 2-3 जगह जहाँ जुड़ा वो पे एक थोड़ा टाइप ऐसे गाढ़ से दिखेगा, उसको बोलते हैं रूट नोड्यूल। ये बैक्टीरिया वहाँ पे जाके उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, जड़ों के आसपास रहता है, मिट्टी में पानी अवेलेबल करा रहा है, फ्री नाइट्रोजन इसने छोड़ दिया है, वो नाइट्रोजन उस रूट नोड्यूल के बैक्टीरिया में जाके फिक्स करा देता है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम होते हैं। हाँ, ये बायोलॉजी वालों का दिमाग में क्लिक कर गया होगा तो ये उनको अवेलेबल करा देता है। अब जिस पौधे के लिए आपको फर्टिलाइजर्स डालने पड़ रहे थे कि उसकी पैदावार बहुत जल्दी बढ़ जाए, पैदावार बढ़ती कैसे, हमारी हाइट कैसे बढ़ती है, हम में और पौधों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक कद्दू का डीएनए और हमारा डीएनए 99% सेम होता है। तो पौधों की हाइट भी नाइट्रोजन से बढ़ती है, हमारी हाइट भी नाइट्रोजन से बढ़ती है। तो जब ये नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया फिक्स कर देता है तो पौधों की ग्रोथ बढ़ गई। तो इस एक बैक्टीरिया ने कितने काम कर दिए, इसने आपका सॉइल इरोजन रोक दिया, सॉइल डेजर्टिफिकेशन रोक दिया, रेगिस्तान में नहीं होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, फर्टिलाइजर की तरह काम कर दिया, और ग्रोथ। हालांकि ग्रोथ के लिए हमको साल भर इंतजार करना पड़ेगा जब तक उसमें बीज नहीं आते, पर बाकी की जो बेसिक चीज़ें ये हमको शुरू में मिल जाएंगी। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एप्लीकेशन के द्वारा, ये एक बैक्टीरिया नहीं है, बहुत सारे हैं, बैसिलस सबटिलस, सूडोमोनास, एरिजिनोसा, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि अलग अलग हैवी मेटल में अलग, जैसे हम सब में अलग अलग क्वालिटी है। ये बच्चे डांसर हैं, वो बच्चा स्पोर्ट्समैन है, वो एथलेटिक्स है वहाँ पर। तो हर एक बैक्टीरिया की एक अपनी टेंडेंसी होती है। तो जनरल डाइज में जो हैवी मेटल्स होते हैं, और अपने राजस्थान में जो हैवी मेटल का डिपोजिशन है, आर्सेनिक, लेड, जिंक, इनको लेके जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो हमने सेलेक्ट किया, लैब में उसको डेवलप किया, फिर उनको डिफरेंट खेती के साथ, जैसे गेहूँ में किसके साथ परेशानी आ रही है, मेज़ के साथ किसके साथ परेशानी आ रही है, मैं भाई आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर दूँगी ताकि बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उसमें वो सारे बैक्टीरिया के नाम है और जिन खेतों पैदावार के लिए वो है, वो भी पूरी डिटेल, आप डिटेल में स्टडी करना चाहो उसमें हो जाएगा। वो हमने करके क्लस्ट्रिडियम बना लिया, ग्रुप बना दिया कल्चर का। हमें करना ये होगा, सबसे पहले, अब ये स्वयंसेवकों के लिए यहाँ सब सुनिएगा, सबसे पहले हमको जिस मिट्टी में काम करना है वो मिट्टी का सैंपल चाहिए। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, उसका सैंपल लेते हैं, लैब